मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स का असाइनमेंट थर्ड जो नवंबर मंथ में है उसका सॉल्यूशन लेके आया। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी संपूर्ण जानकारी आप उन लोगों को मिल जाएगी। और ये फिजिक्स का असाइनमेंट के अलावा और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट अपलोड किया जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग उसका पूरा कॉपी कर लेंगे। आप उसे पढ़िए, समझिए, फिर बनाइए। मैं आप लोग को एक कंटेंट दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोग अपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब का सॉल्यूशन देता हूँ और आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज तैयारी भी कराता हूँ। तो आप उन लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि असाइनमेंट पे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग समझाइए। तो उत्तर, भंवर धाराएं जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या उसे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती, अतः इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। भंवर धाराओं के 3 उपयोग। तो पहला उपयोग है धारामापी के रुद्र दोलन में। जल कुंडली धारामापी के रुद्र दोलन बनाने के लिए उसकी कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के विक्षेपित होने पर फ्रेम में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो कुंडली की गति का विरोध करके शीघ्र ही माध्य स्थिति में ला देती है। दूसरा उपयोग है भंवर धारा का प्रेरण भट्ठी में। यदि किसी धातु को तीव्र परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उससे प्रबल भंवर धारा उत्पन्न होती, अतः इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती कि धातु पिघल जाती। प्रेरण भट्ठी इस सिद्धांत पर कार्य करती है। तीसरा उपयोग है विद्युत ब्रेक में। जैसे हम ट्रेन देखते, कार देखते, जीप जो बड़ी चीज़ होती है उसको रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। इनकी पहिए की धुरी के साथ धातु में एक ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ साथ घूमता है। जब वाहन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा दिया जाता है जिससे ड्रम में प्रबल भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और ड्रम के साथ साथ पहिए भी रुक जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिक्पात कोण और नमन कोण को समझाइए। इसे समझाना है और सिद्ध करने की tan थीटा बराबर V/h। V और h का क्षैतिज तीव्रता है, उसके क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता है पृथ्वी की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रूव करना tan phi = V/h। तो दिक्पात कोण किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच, यामोत्तर लिखा हुआ है इसको यामोत्तर लिख लेना ना, स्पेलिंग मात्रा थोड़ा सुधार लेंगे, के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान स्थान स्थान पर बदलता रहता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा लिखना छूट गया है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नमन कोण या नति कोण ऊपर में बताया जा चुका है कि ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के स्वतंत्र चुंबक भिन्न भिन्न स्थान पर क्षैतिज झुकाव से भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र तथा अपने गुरुत्व केंद्र पर लटके चुंबक चुंबकीय अक्ष के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाते उस स्थान को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। 2 प्रकार का कोण होता है, एक नमन कोण और एक नति कोण। अब इसी पर आधारित हमारा डेरिवेशन है कि V और H में संबंध। तो चलिए देखते हैं इस संबंध को। मान लेते हैं किसी स्थान पर पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता I है, जो कि डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है, और क्षैतिज तीव्रता H हो गई और ऊर्ध्वाधर तीव्रता V है तथा नमन कोण है। मान लो OCB, नमन कोण क्या हो गया, थीटा हो गया, जो बीच में दिख रहा है। OACB समतल में किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो I के 2 लंबवत घटकों में विभाजित किया गया। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिया गया I को 2 लंबवत घटक में विभाजित किया गया H और V में। बीच में जो कोण थीटा बन रहा है वो क्या है, नमन कोण है।
तो चलिए आते आगे। तो क्षैतिज घटक H ओ ए दिशा में, क्षैतिज घटक H ओ ए दिशा में डायग्राम में दिख रहा है, और ओ बी दिशा में V, ऊर्ध्वाधर घटक V ओ बी दिशा में। इस प्रकार I का ओ ए दिशा में घटक H बराबर I cos थीटा, H बराबर जो क्षैतिज घटक है उसको हम लोग परवलय में भी पढ़े, उसको क्या लेते हैं cos थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा cos, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है V बराबर sin थीटा, इसलिए लेते हैं कि V साइन और cos क्योंकि इससे रेखा की प्रवणता बनती है। तो ये हो गया I दिशा में घटक H बराबर I cos थीटा, ओ बी दिशा में V बराबर I sin थीटा, दोनों को भाग दे दिए तो V अपॉन H हो गया I sin थीटा अपॉन I cos थीटा हो गया, I कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन cos कितना हो जाए tan थीटा, V अपॉन H, यही प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा बहुत वर्ड्स के माइनर मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि टाइपिंग हुआ है इसलिए, बाकी सभी चीज़ सही है। तो थोड़ा वर्ड पे जो मैं बोल रहा हूँ उसके उच्चारण पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि जहाँ पास मिस्टेक है वहाँ पास मैं आपको बताते जाऊँगा, एक आध दो वर्ड मिस्टेक हो सकता है अल्फ़ाबेटिक का, इसलिए आप लोग उसे ध्यान से सुन लेंगे। तो चलिए आते आगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे क्या बता रहा है, स्वप्रेरकत्व क्या है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य, संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य। ये क्वेश्चन का परिभाषा पहले लिखना है, फिर इसके मध्य ग्राफ बनाना है। मैंने इसके लिए ये आंसर तैयार किया है, यदि आप लोगों को ये सही लगे तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर सही है। तो चलिए आते हैं आंसर पर कि इसका आंसर क्या होगा। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, यदि कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या फाई हो तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। अब देख लीजिए चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, धारा पर। जैसे जैसे धारा का मान चेंज होगा चुंबकीय फ्लक्स का भी मान चेंज होगा। L तो एक नियतांक है जो कुंडली पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, जहाँ I इक्वल टू 1 हो तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा L, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। आगे, यदि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंशिक रूप से कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या के बराबर होता है जो कुंडली के एकांक प्रवाहित धारा करने पर उत्पन्न होती, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाय डी टी एल आई फाई का मान को रखती है। तो यहाँ से यदि L कांस्टेंट निकल गया तो डी आई बाई डी टी। ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली में प्रवाहित होने वाली मूल धारा में प्रतिविरोध करे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब एक चीज हम लोग को तो ये समीकरण से समझ आ चुका है कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई है, ये वाला हम लोग परिभाषा देखें तो आई और फाई दोनों क्या है एक दूसरे के समानांतर है, यानी बराबर है लगभग। तो ये एक ग्राफ बनाया हूँ मैं थोड़ा रफ, चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य। फिर मैंने एक पूरा ग्राफ दिया है जिसमें पूरा सबका वर्णन एक साथ है। तो जो इसको समझाने के लिए अब देखो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई और समानुपातिक चिन्ह हटाया है तो एल जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आई के मान में चेंज करेंगे फाई के मान में भी चेंज होगा। जैसे धारा का मान 1 रखे तो फाई भी क्या आएगा 1 आएगा, धारा का मान 2 रखेंगे तो फाई का मान भी क्या आएगा 2, और 3 रखेंगे तो 3। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे कॉन्स्टेंट होंगे, तो सीधा बढ़ेगा। तो इसी प्रकार ये ग्राफ प्रदर्शित किया गया जिसमें फ्लक्स का और इस तरफ एक नीचे तरफ वाला लाइन क्या होगा धारा के लिए होगा। अब देखिए शुरू में ग्राफ क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, फिर लोअर, फिर एक एल जहाँ पास लिखा है बाहर की ओर जाने के फिर वहाँ मीडियम, फिर लो, फिर के, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू तक बढ़ेगा। यदि मान को यदि हम रोक देंगे धारा के मान को तो वैल्यू रुक जाएगा। फिर यदि कांस्टेंट वैल्यू चलते रहा धारा के मान में कोई परिवर्तन हो तो सीधा जाएगा। यदि धारा के मान को कम कर देंगे तो वो भी स्लोप क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी धारा पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। तो ये एक ग्राफ हो गया। उसी धारा और ईएमएफ के मध्य है, विद्युत वाहक बल के मध्य, उसी बल के मध्य है और उसी शक्ति के मध्य। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और इस पूरे को बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ थोड़ा सा जिसमें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से बना सकते हैं। शुरू में फ्लक्स, फिर ईएमएफ, फिर बल और ये शक्ति। ये प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है।
अब हम चलते प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा रूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और एम्पीयर चक्र को समझाइए। 3 क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, फिर चुंबकीय द्विध्रुव का धारा लूप के लिए व्यंजक 2 नंबर पे, फिर एम्पीयर चक्र को। तो चलिए आते इसके आंसर पर। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कितना बल आघूर्ण अनुभव करेगा। छद चुंबक एक लूप जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, परमाणु का चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन, अणु, ग्रह आदि सभी चुंबकीय आघूर्ण होते हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा हो गई। अब धारा लूप के लिए हम लोग डेरिवेशन देख, ये इसका धारावाही लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का डेरिवेशन है, जिसमें धारा I और S इसका क्षेत्रफल है और चुंबकीय आघूर्ण म्यू है। तो किसी समतल धारावाही लूप को नियत धारा बह रही हो तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इस क्षेत्र की विशेषता यह होती है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसका व्यंजक निम्नलिखित होता है, म्यू इक्वल टू आई एस चुंबकीय आघूर्ण बराबर, जहाँ म्यू चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, एस का क्षेत्र सदिश इसका परिणाम लूप क्षेत्रफल के बराबर होता है, आई लूप धारा। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो लूप के क्षेत्र के लंबवत होता है, चित्र में देखा गया है। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन एक फॉर्मूला के रूप में ही। ठीक है, और एम्पीयर चक्र, एम्पीयर का परिपथीय नियम ही एम्पीयर चक्र है। किसी बंद परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पथ द्वारा परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त धारा के बीज गणितीय योग का म्यू जीरो गुना के फल के बराबर होता है। तो समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन से। म्यू जीरो का मान निर्वात है वायु में चुंबकनशीलता और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये इसका आंसर है। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप उन लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट नंबर के क्वेश्चन। 5वें का ए क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते, क्यों? इसका आंसर है, पृथ्वी का ड्रोड पिघले हुए लोहे की है। पिघला हुआ लोहा लोह चुंबकीय नहीं है, अर्थात उच्च ताप पर लोहा का चुंबकित कर रहना संभव नहीं है। इसलिए भूशास्त्री लोग पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। ठीक है, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और थर्ड क्वेश्चन में हमको डायग्राम में डायरेक्शन बस देना है। तो आते सेकंड, 5वें का सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिर यानी कम हो रहा है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो हम लोग को क्या दे दिया, धारा I1 जो शुरू में 5 एम्पियर फिर बाद में घट रहा है I2, तो धारा परिवर्तन निकाले डी आई इक्वल टू I2 माइनस I1, यानी 0 में से 5 घटा दे तो -5 एम्पियर। वह समय जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है dt इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू 200 वोल्ट हो गया। तो मानव परिपथ का स्वप्रेरकत्व L है, तो इक्वल टू जानते हैं E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो मान रख दिए E का मान 200 और माइनस एल -5 0.15 0.51 में 5 का भाग देंगे तो -50 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया +50 है। एल का मान निकाले तो 200/50, 50 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 हेनरी। ठीक है, 200/50 डिवाइड करेंगे तो 4 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को बस चित्र में बताना, निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को पर गुणित कीजिए, यानी बताना है कि किस दिशा में। तो ये पूरा क्या जो गोल से सरफेस एरिया वो क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल के लंबवत यदि धारा जा रहा है तो यानी जो वो चुंबकीय आघूर्ण है वो लंबवत है तो धारा का दिशा क्या होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्षेत्रफल के चारों ओर होगा सरफेस के अकॉर्डिंग, तो ये धारा की दिशा हो गई। तो आज मैंने आप लोगों को फिजिक्स के असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिया। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं आप उन लोगों के लिए इसलिए ये वीडियो लाता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को यदि नहीं बन रहा है तो आप इससे देख के सीखें और अपने आने वाले पेपर की तैयारी कर सकें। इसलिए मैं ये सभी वीडियो लाता हूँ, वरना
अन्यथा आप उन लोग पढ़ सकते हैं और बुक में भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।